तो राजीव, आज एक बार फिर यूपी की सियासत और बुलडोजर एक्शन, जो कि एक गर्व का प्रतीक रही है अब तक यूपी गवर्नमेंट के लिए, जो कि दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बना, खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों के लिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी किस तरह से अब यूपी की सियासत अब आगे जाते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि जिक्र लाल टोपी, जालीदार टोपी अब वर्सेस यहां पर पहले 69,000 शिक्षक भर्ती मामला और अब दूसरा बड़ा सेटबैक है यहां बुलडोजर एक्शन को लेकर, क्योंकि 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव सर पर है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 27 की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप मौजूदा स्थिति कैसे देख रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए? देखिए पूजा, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में 2017 से लेकर 2024 तक अभी तक जो सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है और जो सबल पक्ष भाजपा की तरफ से या उनके समर्थक की तरफ से या सरकार की तरफ से दिखाया जाता है, उसमें एक बात ये कही जाती है कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक जो माफिया या जो एक संगठित अपराध था उसकी कमर तोड़ने में ये सरकार कामयाब हुई है। आपसी रंजिश और उस तरह के अपराध तो होते रहेंगे, लेकिन जो संगठित अपराध था उसको तोड़ने में सफलता पाई है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। और पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया कि आरोपियों के खिलाफ या कोई भी कानून व्यवस्था का या कोई भी इस तरह की आपराधिक कार्रवाई करेगा तो उसका घर तुरंत बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। तो देश में बुलडोजर कानून या बुलडोजर नीति योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश के सीएम बनने के बाद शुरू हुई। दूसरी अगर बात आप करें राजनीतिक दृष्टि से, चुनाव आने की दृष्टि से, तो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के बगैर, जालीदार टोपी के बगैर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता और प्रवक्ता का काम चुनाव के दौरान नहीं चल पाता। तो वो तो एक आदर्श परंपरा पिछले कुछ सालों से चली आ रही है। तो अब इस बार मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जिक्र की बजाय बांग्लादेश का जिक्र ज़्यादा होगा, क्योंकि वो मामला गर्म है और वो उसमें ज़्यादा वोटों की ताकत भी दिखाई देती। तो अब इस बार मुझे लगता है कि ये 10 विधानसभा के उपचुनाव होंगे, उसमें बीजेपी के नेताओं के जुबान पर बांग्लादेश का नाम ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ जो नेता इस तरह की नीति का विरोध करते हैं, बुलडोजर नीति का, या योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कानून व्यवस्था के सवाल पर सवाल उठाते हैं, ये भी सच है कि उन्हीं के दौरान जिस लोकसभा सीट से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लोकसभा में पहुंचे थे, उसी पार्टी ने या उसी पार्टी के समर्थन से अतीक अहमद भी फूलपुर से लोकसभा सीट पहुंचने में कामयाब हुआ था। और अतीक अहमद की प्रतिष्ठा या अतीक अहमद का अतीत क्या है, ये पूरा देश जानता है, ये पूरा प्रयागराज जानता है। तो ऐसे लोगों को जिन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जिन्हें खाकी से डर होना चाहिए था, वो खादी पहन करके माननीय हो गए। वो किन सरकारों में हुए और सबसे ज़्यादा प्रश्रय किन सरकारों ने दिया, वो सवाल भी विपक्षी दलों पर सीधे सीधे उठाया जा सकता है। और इसकी कोई एक वानगी नहीं है। जहाँ तक बुलडोजर नीति की बात है, देश का कोई भी आम आदमी ये चाहता है कि देश में कानून व्यवस्था प्रदेश में किसी भी जगह रहे, लेकिन उसके मापदंड सबके लिए बराबर होने चाहिए। या तो जिले में जिस हिसाब से टॉप 10 अपराधियों की सूची है, एनकाउंटर और घर गिराने का पैमाना वो होना चाहिए, या तो किसी भी नेता पर या किसी भी अपराधी पर जो आज वाइट कॉलर यानी नेता बन गया है, उसके ऊपर मुकदमों की फहरिस्त और उनकी गंभीरता मापदंड होना चाहिए। या भगोड़ों पर, फरार होने पर, या जो किसी पर इनाम घोषित होता है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जाति और धर्म के आधार पर किन्हीं खास विशेष लोगों पर ज़्यादा मेहरबानियाँ हों और किन्हीं खास विशेष जाति धर्म के लोगों पर ज़्यादा परेशानियाँ हों। तो ये मेहरबानियाँ और परेशानियाँ अगर देख करके होती हैं, सेलेक्टिव होती हैं, तो सवाल उठाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 50 हत्या, रेप, बलात्कार और मर्डर के जो मुकदमे वाले लोग हैं, एक तरफ तो उनकी भी हत्या हो जाए, उनकी सारी ज़मीन, उनका सारा घर बुलडोजर से जमींदोज हो जाए, और दूसरी तरफ 50 हत्या, रेप, बलात्कार या जबरन जो कुछ उस तरह के मुकदमों वाले लोगों पर से एक एक मुकदमे हटते जाएं और वो माननीय बनते चले जाएं और वो संरक्षित और पुष्पित पल्लवित हो। ये भी देखना शासन का ही काम है। समानता की स्थिति होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा
कि ये बुलडोजर नीति को लेकर सवाल उठे हैं। सरकार में जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस मुकदमे में पेश हुए वकील ने ये कहा था कि उन्होंने एक हलफनामा पीछे दिया था कि ये जो घर गिराने की कार्रवाई होती है, ये एफआईआर के मतलब आरोपी के घर गिराए जाते हैं इसलिए कि नगर निगम ये कार्रवाई करती है, वो जो मकान होता है वो अवैध होता है इसलिए गिराई जाती है। और ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि किसी के खिलाफ एफआईआर आज होता है और नगर निगम को कल पता चल जाता है कि वो अवैध थी बिल्डिंग, उसके अगल बगल की बिल्डिंग का कागज पर्चा पत्ता कोई नहीं देखता कि नगर निगम, वही घर 50-60 साल 40 साल से जो बना है वो एकाएक नगर निगम को कैसे अवैध नजर आने लगता है। ये अपनी सरकार के अपने काम करने के तरीके हैं, लेकिन सवाल तो उठा ही है। 17 सितंबर को अगली सुनवाई। देखिए इसके दोनों पक्ष है। इस तरह की कार्रवाई ना होने से ही उत्तर प्रदेश के क्या हालात हुए थे और अपराधियों ने कैसे खादी का चोला पहनकर कहां से कहां पहुंच गए थे, ये भी उसका एक पक्ष है। दूसरा ये भी पक्ष है कि आज निश्चित तौर पर जो पहले की परिस्थितियां थी, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। 3 महिलाएं जो जर्नलिस्ट थी वो 2022 के विधानसभा चुनाव में वो कवरेज के लिए गई थी। वो कवरेज से लौट के आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सबसे अगर स्टोरी लिखना हो, अगर बताना हो तो वो शुरुआत कहाँ से की जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप 3 महिलाएं और ड्राइवर गए थे, उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि इस पूरे 20 दिन के टूर में उत्तर प्रदेश में आपको कहीं भी राइफल या बंदूकधारी किसी भी कस्बे, बाजार या शहर में मिले थे? उन्होंने कहा नहीं मिले थे, नहीं दिखे थे। मैंने कहा पिछले 25 वर्षों में उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा बदलाव है। और आप ये बात लिख सकती हैं कि पहले क्या होता था, किसी भी बाजार, कस्बे, बाजार में, छोटे शहर में, बड़े शहर में 4 गाड़ियों का काफिला पहले रुकता था और उससे राइफलधारी और बंदूकधारी पहले उतरते थे। एक खादी वर्दीधारी बाद में उतरता था और उतने में वो पूरा माहौल उस संगीनों के साए में आतंक से भरता था। अब भी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये सुविधा कुछ चुनिंदा लोगों को है। ठीक है, आपने दोनों ही पक्षों को बहुत अच्छे से रखा है।